नमस्कार, पेश है आज का समाचार बुलेटिन। एक भी खबर फालतू नहीं और जरूरी खबर लापता नहीं। भारतीय पंचांग के अनुसार आज है आश्विन शुक्ला प्रतिपदा, विक्रम संवत 2077, तदनुसार 17 अक्टूबर 2020 शनिवार। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। यह है आज के समाचारों की एक झलक। अब सिक्किम के बारे में चीन की धमकी। हाथरस कांड की कहानी कुछ और है। अभियुक्त के कपड़े ले गई सीबीआई। पैगंबर का कार्टून दिखाने पर हत्या। रात के अंधेरे में पृथ्वी 2 का परीक्षण और चीन में बिक रहा कोविड का टीका। समाचारों की कमी नहीं है। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। भारत के अंदर ताइवान को लेकर बढ़ता समर्थन देखकर चीन बौखला गया है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने सीधी धमकी दे डाली है कि ऐसा जारी रहा तो चीन उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने की कार्रवाई कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने ट्वीट किया है, भारत की सामाजिक ताकतें ताइवान के मुद्दे पर खेल रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम उत्तर पूर्व भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं और सिक्किम को अलग कर सकते हैं। इन तरीकों से हम जवाबी कदम उठा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को अपने बारे में सोचना चाहिए, उनका देश नाजुक है। हाथरस के बुलगड़ी कांड में खुद को खेत मालिक का बेटा बताने वाले एक लड़के ने जो रहस्योद्घाटन किया है, वह हाथरस कांड की जांच की दिशा बदल सकता है। आपको याद होगा कि कुछ हलकों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि हाथरस की घटना ऑनर किलिंग का मामला हो सकती है। छोटू नाम के इस लड़के ने दावा किया है कि 14 सितंबर के दिन वो अपने खेत में घटनास्थल से करीब 20 से 25 कदम की दूरी पर चारा काट रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर ही गांव की युवती अपनी मां के साथ चारा काट रही थी। जब उसने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह मौके पर पहुंच गया। उसने देखा कि युवती जमीन पर लेटी थी। पास में पीड़िता की मां और भाई खड़े थे। उसके बाद भाई अचानक वहां से चला गया। छोटू उसे बुलाने के लिए उसके घर गया तो पीड़िता के भाई ने जवाब दिया कि जब 4-6 लोग पहुंच जाएंगे तब वो जाएगा। काफी देर बाद वह दोबारा घटनास्थल पर लौटकर आया। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि छोटू का बयान कितना सच है, लेकिन उसके बयान की जानकारी देना हमारा दायित्व है। अपुष्ट खबर मिली है कि छोटू ने यह बयान उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल के सामने पुलिस लाइन में दिया है। इस बीच हाथरस कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम को कल इस मामले के आरोपी लवकुश सिकरवार के घर पर छापेमारी के दौरान लाल रंग से सनी हुई शर्ट मिली है। सीबीआई को आशंका है कि ये खून के धब्बे हो सकते हैं और इसकी जांच के लिए शर्ट को प्रयोगशाला में भेजा गया है। हालांकि आरोपी के परिवार ने शर्ट पर खून के दाग होने से इनकार किया है। परिवार का कहना है कि लवकुश का बड़ा भाई रवि सिकरवार एक फैक्ट्री में पेंटर के तौर पर काम करता है और वहीं से उसकी शर्ट में ये दाग लगे हैं। लवकुश के छोटे भाई ललित सिकरवार ने मीडिया को बताया, सीबीआई की टीम आई और करीब 2 घंटे तक हमारे घर की तलाशी ली। इस दौरान उन्हें कोई सबूत नहीं मिला तो वे लाल धब्बों वाली शर्ट को ही ले गए। ललित ने इसके अलावा एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुए विवाद में अब 2 और जानें चली गई हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शख्स ने अपने बच्चे के टीचर का सिर इसलिए काट दिया क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बच्चों को दिखाया था। इसके बाद यह शख्स नारे लगाने लगा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को भी उसने बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की और बाद में पुलिस की गोली का शिकार हो गया। डेली मेल की खबर के अनुसार टीचर ने हाल में बच्चों को पैगंबर का कार्टून दिखाया था, जिससे यह शख्स नाराज था। वह अध्यापक के सामने चाकू लेकर पहुंचा और उसका सिर काट दिया। उसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया। जब पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला तो उसने पुलिस के ऊपर बंदूक तान दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल कहा कि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद को सार्वजनिक तौर पर जायज ठहराती है और इस वजह से उसके साथ संबंध सामान्य करना भारत के लिए बहुत मुश्किल है। एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, केवल आतंकवाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य कारोबार नहीं करता और उसने नई दिल्ली को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा, हमारे सामान्य वीजा संबंध नहीं है। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच और अफगानिस्तान से भारत तक कनेक्टिविटी को बाधित किया है। जयशंकर ने कहा कि सामान्य पड़ोसी वीजा और कारोबारी संबंध रखते हैं, वे आपको कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते। इस बहुत विचित्र पड़ोसी के साथ संबंध सामान्य कैसे रखे जाएं, ये हमारी विदेश नीति के लिए बहुत बड़ी समस्या वाला विषय है।
भारत ने ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से सेना के प्रायोगिक परीक्षण के तहत परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एवं स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया जो 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। परीक्षण पर रडारों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री स्टेशनों से नजर रखी गई। इस परीक्षण के लिए उत्पादन भंडार से मिसाइल को औचक ढंग से चुना गया और समूची प्रक्षेपण गतिविधि को सेना की रणनीतिक बल कमान ने अंजाम दिया। पृथ्वी मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक हथियार लेकर जा सकती है और ये 2 तरल प्रणोदन इंजनों से परिचालित होती है। इस मिसाइल को 2003 में सेना के अस्त्र भंडार में पहले ही शामिल किया जा चुका है। पूर्वी चीन के एक शहर में क्लिनिकल ट्रायल से अलग प्रयोग के तौर पर हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को कोरोना का टीका बेचा जा रहा है। आपातकालीन टीकाकरण कार्यक्रम के तहत यह टीका $60 यानी करीब 4400 रुपए में दिया जा रहा है। बीजिंग बेस्ट सिनोवेक बायोटेक की ओर से विकसित किए जा रहे टीके, जिसका नाम कोरोना वैक है, उसको पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के जियाशिंग शहर में स्वास्थ्य कर्मियों, महामारी की रोकथाम में जुटे लोगों, जनसेवा में जुटे लोगों और पोर्ट इंस्पेक्टर्स को दिया जा रहा है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक प्रायोगिक टीका बाद में आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। जियाशिंग सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि चाइनीज कंपनी सिनोवेक बायोटेक लिमिटेड की ओर से विकसित किए गए टीके को 18 से 59 साल के लोगों को 400 युआन यानी लगभग $60 में दिया जाएगा। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। नवंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना की छावनी में 3-4 राफेल लड़ाकू विमान पहुंचेंगे। फ्रांस की तरफ से भारत आने वाली राफेल की यह दूसरी खेप होगी। इससे पहले 28 जुलाई को 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत आई थी। नए विमानों के शामिल किए जाने के बाद मौजूदा परिस्थिति में 8-9 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के पास हो जाएंगे, जिन्हें अगले कुछ दिनों में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। पहले आ चुके विमानों की बेहद कम समय के भीतर लद्दाख क्षेत्र में तैनाती की जा चुकी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान से मस्जिद को हटाने की याचिका जिला अदालत ने स्वीकार कर ली है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। यह अपील जिला जज की अदालत में 12 अक्टूबर को दायर की गई थी। अदालत ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, ईदगाह ट्रस्ट, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह आदि को नोटिस भी भेजे हैं। श्री कृष्ण विराजमान 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर दाखिल की गई याचिका में वादी हैं। अदालत ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल कहा कि सर्दियों और त्योहारों का मौसम रहने के चलते अगले 2.5 महीने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। वर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के 3 टीकों को विकसित करने का कार्य प्रगति पर है और उनमें से एक क्लिनिकल परीक्षण के 3रे चरण में है, जबकि 2 अन्य दूसरे चरण में हैं। हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई कि भारत जल्दी ही कोरोना वायरस के टीके का घरेलू स्तर पर उत्पादन शुरू कर देगा। पाकिस्तान में बलोच राष्ट्रवादियों द्वारा पाकिस्तानी सेना और महत्वपूर्ण ठिकानों के अधिकारियों पर हमले जारी हैं। परसों उन्होंने पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में जा रहे पाकिस्तानी तेल एवं गैस कर्मचारियों के काफिले पर हमला किया, जिसमें 14 जवान मारे गए। शुरू में इस हमले का दावा बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने किया, लेकिन बाद में एक नए उग्रवादी संगठन ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली। शुक्रवार को बलोच राष्ट्रवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान में एक और सैन्य काफिले को निशाना बनाया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी समेत 6 सैन्य कर्मी मारे गए। पाकिस्तान की सेना ने एक बयान में कहा कि बलोच राष्ट्रवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान के रजमाक क्षेत्र के पास आईईडी के जरिए सैन्य काफिले को निशाना बनाया। आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। 1 नवंबर से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया गया है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड।
पहले पहले 100 स्मार्ट सिटीज में ये सिस्टम लागू होगा, इसके बाद अन्य शहरों में। अब से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। दोस्तों, यह था आज का तेज तर्रार समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। नियमित रूप से इस बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।